हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वाई दाल इंपोर्ट्स हैव सर्ज। इस आर्टिकल में हम जो दाल इंपोर्ट्स के ट्रेंड है उसकी बात करेंगे। ये आपको प्री में पूछा जा सकता है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन दाल का क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, ये आस्पेक्ट पर भी बात करेंगे। ये आपको मेन्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है हाउ टाइनी सैटेलाइट्स विल ट्रैक हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए। इसमें हम क्यूब सेट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम हीट बजट के बारे में भी चर्चा करेंगे और नासा का जो प्री फायर मिशन है उसकी बात की जाएगी। ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है दिल्ली टू लंदन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूके की गवर्नमेंट है वो अभी रिसेंटली पोल के लिए प्रीपोन कर दी गई है वहाँ पर पोल की डेट, और ऋषि सुनक जो है इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। अगली सरकार अगर बदलती है तो उसके इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट पर बात की जाएगी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे क्लिक करिएगा मोर में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करके भी हमारा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वाई दाल इंपोर्ट्स हैव सर्ज्ड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पल्सेस के जो इंपोर्ट्स हैं उसके ट्रेंड के बारे में चर्चा करेंगे। जो दाल है उसका इंपोर्ट किस तरीके से ओवर द ईयर चेंज हो रहा है, स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे जो प्रीलिम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। मेंस में आपको पल्सेस के इंपोर्ट बढ़ने के रीजंस पूछे जा सकते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन पल्सेस का क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इस तरह के मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं और इसे भी हम एड्रेस करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे CPI देखें सीरियल्स के लिए तो कितना बढ़ा है अप्रैल 2023 से 2024 के बीच में 8.63%। तो जो सीरियल्स में इन्फ्लेशन है वो लगभग एक साल में कितने प्राइसेस बढ़े, 8.5% के अराउंड बढ़े। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर हम लोग प्राइसेस देख रहे हैं। अप्रैल 2024 की बात करेंगे तो जो रेफरेंस ईयर होगा वो कौन सा होगा, अप्रैल 2023 होगा। अगर आप मई की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2023 मई में जो प्राइसेस हैं उसके हिसाब से देखेंगे कि इस बार मई में कितने प्राइस हैं। इसी तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन इससे जो पुअर और लोअर मिडिल क्लास इंडियंस हैं उनको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा जो फूड सिक्योरिटी स्कीम चलाई जा रही है, PDS चलाई जा रही है, जिसके अंदर 5 किलो जो है अनाज गरीबों को फ्री में दिया जा रहा है। जो वीट है, जो राइस है, वो फ्री में दे रही है सरकार। इसके कारण ज़्यादा हर्ट नहीं होगा अगर सीरियल्स में इन्फ्लेशन होता भी है, स्पेशली जो पुअर लोग हैं जिन्हें PDS का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन हम सिमिलर चीज़ पल्सेस के लिए नहीं कह सकते। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कितना रिटेल इन्फ्लेशन रहा है, 16.84%। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है जो हमें देखने को मिल रहा है पल्सेस में। और अगर आप बात करें जो पुअर लोग हैं वो राशन से थोड़ा बहुत दाल ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें ओपन मार्केट परचेसेस करना पड़ रहा है। और लोअर मिडिल क्लास को तो मेजॉरिटी जो है रिक्वायरमेंट बाहर से ख़रीद के ही करनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन अफेक्ट हो रहा है इससे, जो पुअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है। अगर हम पिछले एक साल का डेटा की बात करें तो किस तरीके से प्राइस चेंज हुए हैं। अरहर और तुवल दाल की बात करें, पाइजन पी की बात करें तो 120 रुपये से 160 रुपये पर केजी पहुंच चुका है। 40 रुपीज़ के आसपास जो है तुअर दाल में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उड़द जो ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम मूंग है, इसमें ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। 110 रुपये था, अभी 120 रुपये किलो है। और मसूर भी 90 था, 100 रुपये के अराउंड है। तो ये बेसिकली कंटेक्स्ट हो जाएगा। अब इंपोर्ट बढ़ने के रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों सडनली इंपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ा और इंपोर्ट्स क्यों सडनली बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस रीज़न है
डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता तो हमें इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिमांड उतनी ही है, प्रोडक्शन कम हो गया तो सप्लाई बढ़ाने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्यों डिक्लाइन हुआ है, अगर हम इमीडिएट रीज़न की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, लास्ट ईयर एल नीनो ईयर था, जो रेनफॉल थी वो डेफिशिएंट रही है बहुत सारे स्टेट में जहाँ पर पल्सेस उगाई जाती है, जैसे कि कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। और क्या रीज़न्स हैं इंपोर्ट के बढ़ने के? सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है बिल्कुल भी, इलेक्शन ईयर है, महंगाई को कम करना चाहती है, इसलिए सरकार ने जो टैरिफ है उसे फेज आउट कर दिया है। बहुत कम टैरिफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस में? बहुत कम टैरिफ अभी लेवी हो रहे हैं पल्सेस में, ताकि आराम से जो है आपका क्या आ सके, पल्सेस इंडिया में इंपोर्ट हो सके। अगर हम जनरल रीज़न की बात करें तो इंडिया में डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है पल्सेस का वो जनरली बहुत कम है, पिछले कुछ सालों से ज़रूर प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है वो जनरली बाकी क्रॉप्स के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो काफ़ी कम है, और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इसलिए नहीं है। हम जो है हमेशा से इंपोर्ट पर ही रिलाय करते आ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? शिफ्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न। किसके तरफ शिफ्ट हुआ है? राइस और वीट के तरफ। इसका रीज़न क्या है? हायर एमएसपी और ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। जो किसान है उसे चावल में ज़्यादा मुनाफा नज़र आ रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चावल और वीट का क्या किया जा रहा है? प्रोडक्शन किया जा रहा है। और जो पल्सेस हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, कम है, तो किसान उसे उगा नहीं रहा है। क्रॉपिंग पैटर्न भी बदल गया है, मोनोकल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहले हुआ करता था कि रोटेशन में एक राइस कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो क्रॉप होती थी उसे हम क्या करते थे? पल्सेस लगा देते थे ताकि सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहे, लेकिन अब राइस और वीट यही क्रॉप्स को लगाया जा रहा है। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न बदला है उसके कारण ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो चुका है। इसके अलावा दाल पे इतना फोकस भी नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, हाइब्रिड जो सीड्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, इसलिए जो है हमारा प्रोडक्शन ओवर द ईयर्स इतना नहीं बढ़ पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इम्पोर्ट का। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें, हमारे इंपोर्ट्स आते कहाँ से हैं, ये चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती है। मटर के जो इंपोर्ट्स हैं मेनली कहाँ से आ रहे हैं? कनाडा, रशिया और टर्की से। चना इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? तंजानिया, सूडान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अरहर तुअर की बात करें तो मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी एंड म्यांमार। और उड़द जो है प्रीडोमिनेंटली कहाँ से आती है? म्यांमार से आती है। ये आपको कंट्रीज़ याद रखना पड़ेगा, हो सकता है प्री में आपको इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाए। नाउ अब इंपोर्ट्स के जो ट्रेंड्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। 2013-14 में देखें तो ये जो है $1 मिलियन वैल्यू के हिसाब से दिया हुआ है। फिर 2015 में 15-16 में जो है ये बढ़ रहा है। 16-17 के अराउंड जो है आप देखेंगे तो मैक्सिमम पीक पे होगा। 17-18 के बाद जब प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया तब जो है आपके इंपोर्ट्स कम होना शुरू हो गए। 18-19 में एकदम लो पे आ गए, फिर 19-20 में बढ़ना शुरू हुए, फिर 20 में, 20-21, 21-22, 22-23 और अब 23-24। तो आप देखेंगे कि ट्रेंड आपको देखने मिल रहा है, पहले बहुत इंक्रीज़ हुए, फिर एकदम कम हुआ और अब फिर मॉडरेटली इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और वापस पीक की तरफ बढ़ रहा है 2016-17। तो ये आपके ट्रेंड हो जाएंगे। स्टीडली ना ही डिक्लाइन हुआ है इंपोर्ट्स और ना ही स्टीडली इंक्रीज़ हुआ है पिछले 10 सालों में। अगर आप देखें इन 1000 टन्स अगर देखें तो कौन कौन सी क्रॉप्स कितना हम बुला रहे हैं, तो पीस की बात करें, मटर की बात करें, मटर का 2022-23 में देखो बहुत ही कम इंपोर्ट हुआ था, लेकिन सडनली इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके बाद चना की बात करोगे तो उसका भी बहुत कम इंपोर्ट था, सडनली बढ़ गया है। लेंटिल मसूर की बात करें ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और पाइजन पी, तुअर और अरहर की बात करें तो वो कम हुआ है रिलेटिवली, बाकी मूंग भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट्स किसके किए जा रहे हैं? मसूर दाल के इंपोर्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद फिर मटर के किए जा रहे हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। चीज़ें क्लियर है क्या? ये बेसिकली पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टाइनी सैटेलाइट्स विल ट्रैक हीट लॉस फ्रॉम अर्थ पोल्स। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है।
GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इस तरह के जो नासा के मिशन होते हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से मिशन की बात करेंगे यहाँ पर हम? प्री फायर मिशन के बारे में बात करेंगे। कौन लॉन्च कर रहा है? नासा कर रहा है। क्या है ये प्री फायर मिशन? इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्यूबसैट एज अ सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। क्यूबसैट सैटेलाइट होती क्या है, कब इसे पहली बार बनाया गया, ये सारे कंसेप्ट भी इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किए जाएंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, आया क्यों है ये देख लेते हैं। 25 मई को नासा ने एक क्लाइमेट सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि स्टडी करेगी हीट एमिशन एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। पोल्स मतलब आर्टिक और अंटार्कटिक के थ्रू कितनी हीट रेडिएट हो रही है, एमिट हो रही है, इसको मेजर करने के लिए क्लाइमेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। द सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट फ्रॉम माहिया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया है। इट्स अ शू साइज क्यूब सैटेलाइट और क्यूबसैट which will measure how much heat the Arctic and Antarctic, two of the coldest region on the earth, radiate into space and how this influences the planet climate। किस तरीके से जो है आर्टिक अंटार्कटिक में कितनी जो है आपकी जो हीट है वो रेडिएट हो रही है, फर्स्ट थिंग, और किस तरीके से ये आपके जो क्लाइमेट है, प्लानेट का जो क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसकी स्टडी करने के लिए नासा ने क्यूबसैट को लॉन्च किया है। जो मिशन है उसका नाम है प्री फायर, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड experiment, and it was jointly developed by NASA and University of Wisconsin Madison। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फैक्चुअल चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको प्री में आ सकती है। अब यहाँ पर हम पहले क्यूबसैट की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो पर्टिकुलर अब प्री फायर भेजा गया है इसका क्या काम है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी का कंसेप्ट भी समझेंगे, हीट बजट के बारे में भी बात की जाएगी। तो क्यूबसैट जो है एक मिनिएचर सैटेलाइट होते हैं जिसकी बेसिक डिज़ाइन अगर आप साइज़ की बात करें तो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब का एक सैटेलाइट को हम 1 यूनिट क्यूबसैट कहते हैं। थोड़ा सा ये जो आपके रूबिक क्यूब पज़ल होता है, जो अलग अलग कलर वाले आपके क्यूब का वो नहीं आपको करना होता है कि सारे कलर जो है ये सारे एक साइड सेम कलर होना चाहिए, जो उसका साइज़ होता है उससे थोड़ा सा बड़ा जो है आपका क्यूबसैट का 1 यूनिट का साइज होता है, और इसका जो वज़न है वो 1.33 kg से अधिक नहीं होता है। मिशन के हिसाब से हम क्यूबसैट के अलग अलग यूनिट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1.5 यूनिट का, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 6 यूनिट और 12 यूनिट, इस तरह के से हम अलग अलग जो है इसका साइज़ मिशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है। ये जो सैटेलाइट थी इसे पहली बार जो है 1999 में डेवलप किया गया था बाय कैलिफोर्निया पॉलिटिक स्टेट यूनिवर्सिटी एट सेंट लुइस ओबिस्पो एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एज एन एजुकेशनल टूल। जब इसे यहाँ पर पहली बार बनाया गया था तो इसे सिर्फ एक एजुकेशनल टूल की तरह बनाया गया था, लेकिन चूँकि इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसका मास बहुत कम होता है, इसे ऑर्बिट में भेजा जाने लगा ताकि जो है इसके थ्रू टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा सके, साइंटिफिक रिसर्च भी की जा सके और कमर्शियल पर्पस के लिए भी इसे यूज़ किया जाने लगा। हर प्री फायर सैटेलाइट्स में 6 यूनिट ऑफ क्यूबसैट को यूज़ किया गया है। टोटल इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर के अराउंड है और इसकी विड्थ 120 सेंटीमीटर के अराउंड है, और साथ में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं जिसके थ्रू सैटेलाइट को पावर मिल रही है। इसे प्लेस कहाँ किया गया है, इसे लोअर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 525 किलोमीटर। कहाँ पर प्लेस किया है, नियर पोलर ऑर्बिट। क्यों पोलर ऑर्बिट के पास में प्लेस किया है, क्योंकि हम लोग अंटार्कटिक और आर्टिक से जितनी भी हीट वेव रेडिएशन हो रहा है उसी को तो मेजर करना चाहते हैं, कितना हीट एमिशन हो रहा है,
अर्थ पोल पे ये मेजर करने के कारण ही इसे नियर पोलर ऑर्बिट प्लेस किया जा रहा है। अब हम क्यों मेजर करना चाहते हैं इस क्वेश्चन रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। टेम्परेचर और क्लाइमेट अर्थ में कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट इनकमिंग टू अर्थ फ्रॉम सन एंड द अमाउंट ऑफ हीट आउटगोइंग फ्रॉम अर्थ इनटू स्पेस। दिस बैलेंस इज नोन एज अर्थ एनर्जी बजट। हीट बजट आपको एज अ कंसेप्ट याद होगा। क्या कह रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर और क्लाइमेट कैसे डिटरमाइन होता है? कितनी सोलर रेडिएशन अर्थ में आ रही है और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कितनी है, इन दोनों के डिफरेंस से ही जो है अर्थ का क्लाइमेट और टेम्परेचर डिटरमाइन होता है। अगर आपको अच्छे से याद हो तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जितना सोलर रेडिएशन आ रहा होता है, इनकमिंग होता है, उतना ही आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है और जो नेट आपका टेम्परेचर होता है ऑन एन एवरेज वो मेंटेन रहता है 15 डिग्री के अराउंड, जो कि हैबिटेबल टेम्परेचर है। अगर जो है ज़्यादा हीट जाएगी तो जो टेम्परेचर होगा अर्थ का वो कम होगा क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही होगी। अगर ज़्यादा हीट अंदर रह जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और एक्चुअल में अभी यही हो रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। हमारे जो हीट है वो ट्रैप हो जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, रेडिएट नहीं हो रही है, इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो नेट है जितना आता है उतना वापस चला जाता है, इसे बैलेंस हीट बजट कहते हैं। लेकिन लैटिट्यूडनल अगर हीट बजट की बात करें तो अलग अलग लैटिट्यूड में जो एनर्जी सोलर रेडिएशन आ रही है वो अलग होती है और जो सोलर रेडिएशन लूज़ कर रहा है वो लैटिट्यूड वो अलग होता है। कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे लैटिट्यूड हैं जहां पर रिसीप्ट ऑफ सोलर एनर्जी कहीं ज़्यादा है एनर्जी लॉस से, तो यहाँ पर आपका जो एनर्जी सरप्लस है वो रहेगा। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रही है और जो एनर्जी रिसीव है, सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है वो कम हो रही है, तो यहाँ पर नेट जो है डेफिशिएंसी होगी, डेफिसिट होगा हीट का या फिर आपका एनर्जी का। ठीक, तो ये जो है हम यहाँ पर लैटिट्यूडनल जो हीट बजट है उस पे बात करते हैं कि अलग अलग लैटिट्यूड में क्या होता है और क्यों होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, इक्वेटोरियल रीजन है, डायरेक्टली जो है सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव होती है और ओशियन का जो एल्बेडो होता है वो बहुत कम होता है, 2% के अराउंड। तो सारा जो पानी होता है वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, सोलर एनर्जी ज़्यादा होगी और जो लॉस्ट एनर्जी है वो बहुत कम होगी। इसका मतलब जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच के लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ एनर्जी सरप्लस होती है क्योंकि जो सोलर एनर्जी रिसीव की जा रही है इस एरिया में वो ज़्यादा है, जो लॉस की जा रही है वो कम है। अगर आप ट्रॉपिक की बात करें, सब ट्रॉपिक्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जितनी एनर्जी आती है उतनी एनर्जी वापस चली जाती है। डेजर्ट एरिया की बात करें तो दिन में आपने देखा होगा बहुत धूप पड़ती है, रात में ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर क्लाउड नहीं बनते, तो जितनी एनर्जी आती है उतनी एनर्जी चली जाती है। एक और पॉइंट बताना ज़रूरी है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे के अंदर ही ये जो एक्सेस सरप्लस एनर्जी है वो सेव होती है। आपको जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी आती है वो सारी की सारी वापस चली जाती है। अब पोल की बात करते हैं। जो पोलर एरिया है यहाँ पर एल्बेडो आइस का लगभग 80% के अराउंड होता है। अल्बेडो का मतलब क्या होता है, जितनी भी जो है आपकी सोलर एनर्जी आ रही है, अगर अल्बेडो ज़्यादा है तो उसकी जितनी आ रही है उसका 80% यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। अगर अल्बेडो कम है, 2% है, तो जितनी भी एनर्जी आ रही है उतनी सारी की सारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्ट बहुत कम होगी। चीज़ें क्लियर है क्या? तो एल्बेडो जो है आइस का, स्नो का बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी एनर्जी, जितनी भी सोलर वेव्स आती हैं, सोलर एनर्जी आती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वापस रेडिएट हो जाती है। तो यहाँ पर सोलर एक तो एनर्जी का रिसीप्ट बहुत कम होती है और लॉस ज़्यादा होती, तो यहाँ पर हमारा जो रेडिएशन है, एमिशन है, कहीं ज़्यादा होता है और इस एरिया में आपको एनर्जी डेफिसिट देखने को
मिलेगी। चीज़ें क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम जो है पोलर एनर्जी में कितना रेडिएशन हो रहा है उसकी स्टडी करना चाहते हैं, जिससे हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल में कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। अंटार्कटिक और आर्कटिक में फार इंफ्रारेड रेडिएशन जो है एमिट हो रही है, जिसकी अगर आप वेवलेंथ की बात करें तो 3 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर तक के जो है ये इसकी वेवलेंथ है विद इन द इंफ्रारेड रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसी को मेजर करने के लिए ये सैटेलाइट को यूज़ किया जा रहा है। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा हीट बजट का। ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का कंसेप्ट आपको पूछा भी जा सकता है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है दिल्ली टू लंदन। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट है वो गिरने वाली है, क्योंकि जो 76 सिटिंग MP थे उन्होंने क्विट कर दिया है और ऋषि सुनक ने फाइनली डिसाइड किया है पोल्स में जाने का ऑन जुलाई 4। हालांकि उनका जो कार्यकाल था अभी बचा हुआ था, लेकिन वो पहले ही उसके पोल्स में जाना चाहते हैं और ये उनका आखिरी चांस है सरकार में बने रहने का, एज अ PM बने रहने का। अगर आप देखें तो जो टोरीज है वो पिछले 14 सालों से पावर में। टोरीज क्या है? ये कंजर्वेटिव पार्टी प्लस यूनियनिस्ट पार्टी, इन दोनों के समूह को हम टोरीज कहते हैं। इनके अगेंस्ट में कौन लड़ता है? लेबर पार्टी लड़ती है। ठीक, इंडिया को इंडिपेंडेंस के पहले लेबर पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया। कंजर्वेटिव पार्टी से कौन आते थे? चर्चिल। ठीक, तो ये जो टोरीज है, अगर हम पहले इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो ये लोग इंडिया के फेवर में नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में बात करें तो जो लेबर पार्टी है उनकी कुछ नीतियां इंडिया के लिए बेहतर नहीं हैं, और जो टोरीज की नीतियां रही हैं पिछले 14 सालों में वो बहुत अच्छी रही है इंडिया को लेके। दोनों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन रहे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो पिछले 14 साल का जो हमारा बायलैटरल रिलेशन रहा है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है यूनाइटेड किंगडम के साथ में। अब इशू क्या है? मान लीजिए कि लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है। लेबर पार्टी को लीड कौन कर रहा है? केयर स्टारमर लीड कर रही है। इसके पहले कौन लीड कर रहा था? जेरेमी कॉर्बिन लीड कर रहे थे, लेकिन वो लगातार 3 सक्सेसिव इलेक्शन हारे और उसके बाद जो है अब कौन लीड कर रहा है? केयर स्टारमर कर रही है। केयर स्टारमर अभी बहुत बेहतर पोजीशन में है और इन्होंने जेरेमी कॉर्बिन के जो आइडियाज़ थे, जो रेडिकल आइडियाज़ थे, उससे वॉक बैक भी कर लिया है, अपने आप को पीछे भी खींच लिया है। जेरेमी कॉर्बिन के जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा रेडिकल थे, बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट थे इकोनॉमिक फ्रंट में। इवन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो भी एंटी अमेरिकन थी, और इन सारी चीज़ों से केयर स्टारमर ने अपने आप को पीछे ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये थोड़ी बेहतर पोजीशन में। हालांकि अगर हम लेबर पार्टी सरकार में आती तो इंडिया के लिए क्या दिक्कत हो सकती है? लेबर पार्टी का जो पोजीशन है वो एंटी इंडिया पोजीशन रही है इन नंबर ऑफ इश्यूज, जैसे कि कश्मीर इशू में उनकी जो पोजीशन है वो इंडिया के अगेंस्ट में रही है। हालांकि जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो टोरीज थे, वो लोग कश्मीर क्वेश्चन में इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि जो भी कश्मीर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर के उसे रिजॉल्व करे। यूनाइटेड नेशन में कई बार कश्मीर के मुद्दे को लेकर जाना चाहा, किसने? पाकिस्तान ने, लेकिन यूके ने कहीं ना कहीं इंडिया का समर्थन किया है। तो पहले जो है जो 14 साल में जो रिलेशन रहे हैं वो काफ़ी बेहतर रहे। अगर लेबर पार्टी आती है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है इंडिया, स्पेशली कुछ ऐसे इश्यूज़ में जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है और कश्मीर से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली आपका पूरा आर्टिकल था। क्या चेंजेस हो रहे हैं यूके में, यूके की पॉलिटिक्स में, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडिया को, ये सारी चीज़ें हो गई। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।